अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 बिजनेस लॉ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइस। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स का एक टॉपिक है कि इसमें ये देखते हैं कि प्राइस किस तरीके से सेट होती है बेसिकली और कानून इस बारे में क्या कहता है। ठीक है, सर इसमें तो नहीं है नोट्स में। नोट्स में ये बिल्कुल है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के चैप्टर में। ये मैं नोट्स से ही तो पढ़ा रहा हूँ। सेल ऑफ गुड एक्ट लिखा हुआ है सर। हाँ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। 19। जी जी, वही है, उसी के अंदर आप जाएंगे तो ये मिल जाएगा आपको आगे टॉपिक ना। इससे पहले जो सवाल है वो ये है, काइंड्स ऑफ गुड्स था, स्पेसिफिक गुड्स वगैरह, और उसके बाद ये आएगा। ठीक है ना, अगर किसी को पेज नंबर पता है तो वो चैट में या बता दे। वैसे नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सर मुझे मिल गया सर, 40 पे है। ओके, तो प्राइस क्या होता है जी? प्राइस इज एसेंशियल एलिमेंट इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। प्राइस क्या होता है? कीमत क्या होती है? कीमत एक लाजमी हिस्सा होता है किसी भी मुआहदे का। बगैर कीमत के कोई मुआहिदा नहीं हो सकता। ठीक है जी, बगैर कीमत के कोई मुआहिदा नहीं हो सकता। ठीक है ना, यू विल हैव टू पे द प्राइस। ठीक है जी, आपको कीमत देनी ही होगी। सही। अच्छा, if we carefully examine the meaning of sale, then we observe that sale means transfer of title and possession of goods in consideration of payment of their price in terms of money or its equivalent or promise to pay the price। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को जरा तवज्जो से देखें और अगर गौर से देखें तो हमें यही पता चलेगा। नहीं बेटा, ये न्यू चैप्टर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स का ये टॉपिक है प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में बहुत सारे टॉपिक हैं, उनमें से एक हमने अभी शुरू किया है कीमत के ऊपर, और सेल ऑफ गुड्स ये भी चल रहा है और अभी आने वाले वक्तों में भी सेल ऑफ गुड्स ही चलेगा। ओके, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में होता क्या है कि सेल ऑफ गुड्स का मतलब क्या है कि आप कब्जा देते हैं किसी चीज़ का, आप उसकी ओनरशिप भी किसी और को दे देते हैं। किसके बदले में? बेसिकली प्राइस के बदले में ये सारे काम आप करते हैं। ठीक है जी। इनके बदले में आप ये सारे काम करते हैं। ठीक है, तो गिविंग अ थिंग फॉर प्राइस, और क्या मतलब है इसका? कोई भी चीज दे देना। किसके बदले में दे देना? पैसे के बदले में कोई भी चीज दे देना, हैंड ओवर कर देना। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर वैल्यू रिकम्पेंस, यानी अपनी प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर दे देना फॉर वैल्यू, एक खास कीमत के एवज पे। यानी कि ये तीन तरीके से अगर हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को, जो तीनों पॉइंट लिखे हुए हैं, इन तमाम चीज़ों के अंदर जो सबसे अहम चीज़ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आ रही है तो वो प्राइस है। फ्रॉम द अबव शेड्स ऑफ डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ एनीथिंग इज मनी। यानी हमने तीन जावियों से हमने डेफिनेशन देखी और तीनों जावियों से डेफिनेशन देखने के बाद हमें इस बात का अंदाजा होता है कि सबसे कीमती अगर कोई चीज़ है तो वो क्या है? वो है जी कीमत, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अच्छा जी, अब एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस। एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस क्या है कि कीमत होगी क्या? ये भी बड़ा मैटर करता है कि कीमत होगी क्या। एक सही कीमत का तयन करना, ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि कीमत का तयन कैसे किया जाए।
तो इसमें अब ये पता चलता है कि द प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट और मे बी फिक्स्ड बाय the contract or may be left to be fixed in manner thereby agreed or may be determined by the course of dealing between the parties. अब कीमत का तयन किस तरह होता है? कीमत का तयन होने का एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस के मुख्तलिफ तरीके हैं कि क्या कीमत होगी, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा। इसके बहुत सारे और मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं और उनमें से किसी भी एक तरीके के ज़रिए ये प्राइस डिसाइड होती है, ठीक है ना। क्या क्या इसका एक तरीका है कीमत को डिसाइड करने का, फिक्स कर देना प्राइस। द पर्सन हु इज अ सेलर विल फिक्स द प्राइस, ठीक है जी। जो ही बंदा सेलर है वो क्या करेगा? प्राइस को फिक्स कर देगा, और जो प्राइस वो फिक्स कर देगा उसी पर ट्रेडिंग होगी। सही है जी। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि बायर एंड सेलर, खरीदने वाला और बेचने वाला, आमने सामने आकर बैठ जाएंगे और दे विल डिसाइड, ठीक है जी। बायर और सेलर आमने सामने बैठ जाते हैं, कीमत को डिसाइड करते हैं आपस में, ठीक है ना। व्हाट शुड बी द प्राइस, ठीक है। अब बायर और सेलर जहाँ मिल जाए आपस में, जहाँ वो अपने मुज़ाकरात को तय कर लें, हाँ भाई वो बोलेगा मैं इतने दूंगा, वो दूसरा बोलेगा मैं इतने दूंगा, जहाँ पर भी वो दोनों पार्टीज अपना जो है वो इत्तेफाक कर लेंगी कि भाई ये कीमत होनी चाहिए, दैट विल बिकम द प्राइस, वो क्या बन जाएगी? वो कीमत बन जाएगी। सही है। अच्छा जी। Where the price is not determined in accordance with the foregoing provision, the buyer shall pay the seller reasonable price. और अगर कहीं पर ये डिसाइड ही नहीं हुआ है क्या होनी चाहिए प्राइस, तो आपको जो है जो मार्केट स्टैंडर्ड्स होंगे उसे रीजनेबल प्राइस कहते हैं, तो वो मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको पेमेंट करनी होगी। यानी कि 4-6 बंदे को आप देखेंगे, 4-6 बंदे आप लेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई क्या कीमत होनी चाहिए इसकी, वो जो मेजॉरिटी बताएगी वही आप कीमत जो है वो रख लेंगे, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया कि अगर कंफर्म नहीं है क्या कीमत होनी चाहिए तो रीजनेबल प्राइस जो मार्केट स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको देनी होगी। कीपिंग इन व्यू सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट, देयर आर 4 ways to ascertain the price of the goods. Number 1, parties. Number B, agreed manner. Number 3, course of dealing. And number 4, reasonable price. भाई एक सेक्शन 9 है, आपको पता है कि कानून की हम बात करें सेल ऑफ गुड्स की, और उसके अंदर एक सेक्शन 9 है जो डिफाइन करता है कि वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्या कीमत होनी चाहिए?
तो यहाँ से हमें पता चला कि भाई चार तरीके हैं सेक्शन 9 से। एक, पार्टीज को डिसाइड करेंगे जो भी वो चाहें, चाहे वो मार्केट से कम करें या मार्केट से ज़्यादा। अगर दोनों पार्टीज उस बात पर मुत्तफिक हो जाती हैं तो वो एक कानून बन जाता है, उसके अंदर कोई मसला नहीं होता। दूसरा, एग्रीड मैनर। एग्रीड मैनर क्या होता है? एग्रीड मैनर ये होता है कि कोई भी एक तरीका होता है जो मार्केट वैल्यूज चल रही होती हैं उसके अंदर ही जो मेजॉरिटी कहती है उसको मान लिया जाता है। कोर्स ऑफ डीलिंग, कॉस्ट देखी जाती है, उसमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एक फिक्स की जाती है, वो अमाउंट ले लिया जाता है, और नहीं कुछ भी नहीं हुआ तो विद रीजनेबल प्राइस जो कि मार्केट में चल रही है। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। बाय पार्टीज मतलब क्या? पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स आर फ्री टू फिक्स द प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है ना? पार्टीज सेलर एंड बायर फिक्स द प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट। बाय पार्टीज मतलब एक एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बायर और सेलर जो है वो खुद फिक्स कर लेंगे प्राइस, व्हाट शुड बी द प्राइस। ठीक है ना? बायर और सेलर खुद ही मिलेंगे और एक फिक्स कर लेंगे प्राइस। In brief, it is the situation when the price is a part of contract. ठीक है ना? तो in brief क्या होगा? It is a situation when the price is a part of contract. ये by the parties का मतलब ये है मुख्तसरन कि कीमत क्या बन जाएगी? कीमत कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाएगी। इन शॉर्ट, कीमत कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है? अच्छा, by agreed manner, agreed manner क्या है? The second mode of fixing the price of goods is the agreed manner. It means the valuation of the goods by the third party and then buyer paid this price. तो agreed manner क्या है कि बायर क्या करेगा? थर्ड पार्टी से वैल्यूएशन कराएगा। ठीक है जी? थर्ड पार्टी से एक वैल्यूएशन कराई जाएगी और जो वो बंदा थर्ड पार्टी से वैल्यूएशन होने के बाद जो वो बंदा बोलेगा वो पैसे दे दिए जाएंगे। ठीक है जी? अब थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट होता है, ये क्या होता है? एग्रीड मैनर ये नो उसमें होता है नीलामी के अंदर। नीलामी में क्या होता है कि बायर और सेलर की बात नहीं मानी जाती, बल्कि एक थर्ड पार्टी को हायर किया जाता है। ठीक है ना? एक थर्ड पार्टी को हायर किया जाता है जिसको पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन का मेंबर कहते हैं। अब वो क्या करते हैं? वो जाते हैं, उसको तस्वीरें खींचते हैं, कैलकुलेशन करते हैं वैल्यू की, और वो एक खास वैल्यू दे देते हैं, और जो वो वैल्यू वो देते हैं उसी को एग्रीड मैनर के हिसाब से कीमत समझा जाता है, और वो पेमेंट फिर बायर देने का जिम्मेदार होता है। ठीक है ना? नीलामी में ऐसा ही होता है। मैंने खुद कोर्ट के थ्रू बहुत सारी प्रॉपर्टीज नीलाम करवाई हैं। तो वी आर हैविंग कांटेक्ट विद पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन मेंबर्स, पीबी अप्रूव्ड मेंबर्स होते हैं, पैनल होता है। उस पैनल में से रैंडमली उसमें 50 लोग हैं, तो उस पैनल में से रैंडमली हम सिलेक्ट करते हैं और फिर वो बंदे को हम भेजते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अच्छा, the price fixed by third party. Number two, market price of the goods on the date of supply of the goods.
अच्छा, अब डिपेंड करता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी रोजाना मार्केट वैल्यू निकलती है। दूध है, अंडे हैं, गोल्ड है, इनकी रोजाना खास कीमत डिसाइड होती है। पेट्रोल है, तो एग्रीड मैनर उसमें क्या होता है, मार्केट प्राइस होती है, ठीक है ना। तो ये गुड्स पे भी डिपेंड करता है कि एग्रीड मैनर का मतलब क्या है। नेक्स्ट, these are the agreed manner to fix the price of the goods when no price is fixed for goods in the agreement to sell. Now the next is course of dealing. Course of dealing means when the buyer ascertain the price by implying the form which he adopted in previous dealing. Course of dealing क्या है? When the buyer ascertain the price by implying the form which he adopted in previous dealing. For example, if the buyer had paid the market price of the good on the date of supply of goods, then it is in subsequent agreement to sell, buyer will also pay the market price. यहाँ पर कोर्स ऑफ डीलिंग का मतलब क्या बताया जा रहा है? कोर्स ऑफ डीलिंग का मतलब है कि एक सिलसिला चला आ रहा है, एक तरीके से वैल्यूज कैलकुलेट की जा रही हैं, उसी सिलसिले को आगे लेकर जाएंगे और उसी तरीके से वैल्यू जो है वो निकलती जाए, ठीक है। Reasonable price. When the seller and the buyer are failed to fix the price according to the above mentioned modes of fixing the price, then buyer will pay the reasonable price. Now, question arises, what is reasonable price? It is a question of fact and it depends upon circumstances of each case. Generally, the market price on the date of supply of goods is considered as reasonable price. ठीक है ना, यानी कि जो डेट होती है सप्लाई ऑफ गुड्स की, उसे ही रीजनेबल प्राइस कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये प्राइस की कहानी होगी खत्म। अब एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है इसके अंदर, कंडीशन एंड वारंटीज। एग्रीड मैनर के तीन मतलब है, उनमें से एक मतलब नीलामी पे। नाउ कंडीशन एंड वारंटीज शुरू करूँ, ये बहुत ही रिपीटेड सवाल है पास पेपर्स में, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेक्स्ट क्लास हमारी फिजिकल होगी, यानी कि हम एक दूसरे के सामने होंगे। तो गुलशन वाले बच्चों की तो यही टाइमिंग होगी, संडे में लॉ की क्लास होगी, और वाटरमैन वाले बच्चों की इससे पहले क्लास होगी आज, तो 11 11:30 ना। अच्छा, तो ट्रूमैन मैं आऊँगा मंडे को, मंडे छुट्टी है, तो ट्यूसडे को इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ट्रूमैन में। तो बात यह है कि 5 ईयर सबके पास होनी चाहिए, एक रजिस्टर सबके पास होना चाहिए। अभी जब क्लास में आप आएंगे, पास पेपर्स लाजमी है, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, जब आमने सामने होंगे तो मेरे हाथ में भी पास पेपर्स होंगे, आपके हाथ में भी पास पेपर्स होंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो पास पेपर्स आपको दिखाऊंगा,
और अब आपको भी बहुत तेज़ी से तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपने पार्ट वन का रिजल्ट देख लिया। आप में से वो बच्चे जो रेगुलर हैं, आपने पार्ट वन का रिजल्ट देख लिया है, और बहुत गंदा रिजल्ट आता है, हमेशा से गंदा रिजल्ट आता है। पार्ट वन से ज़्यादा गंदा रिजल्ट पार्ट टू का आता है, क्योंकि पार्ट टू पार्ट वन के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आप लोग कमर कस लें, क्योंकि आप बहुत तेज़ी से हमें तैयारी करनी है। फर्दर वी विल हैव टेस्ट ऑन एवरी एवरी वीक। हर हफ्ते हमारा कोई ना कोई टेस्ट भी होगा, ठीक है ना। तो पॉइंट वाइज अगर मैं बात करूँ, नंबर वन, एवरी वीक टेस्ट होगा, नंबर वन पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, वी विल हैव रिवीजन एज वेल। जो बहुत पहले शुरू में चीज़ें पढ़ाई थी वो रिवीजन में करवाऊंगा। रिवीजन के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा क्लास मिलेगी, ठीक है। रजिस्टर पेन होना चाहिए, जो भी सवाल याद करना है वो लिखेंगे पहले, फिर याद करेंगे, ठीक है ना। इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपने तैयारी करनी है। अ, हर हफ्ते टेस्ट होगा, हर हफ्ते। और वो बच्चे जो सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं और वो कोचिंग नहीं आते, जैसे अमरीना आप हैं या कोई और भी बच्चे हैं अगर, तो वो मुझसे मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो वी विल हैव एन ऑनलाइन क्लास एज वेल, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लास भी हमारी चलेगी इंशाल्लाह। तो उसके लिए फिर आप व्हाट्सएप पर मुझसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। जी जी, मुझे पता है कुछ बच्चे हैं आप में से ऑनलाइन वाले भी। नाउ कंडीशन एंड वारंटीज। अच्छा, नोट्स की डिलीवरी भी हम कर सकते हैं, अगर आपको जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और आप चाहेंगे कि नोट्स आपको डिलीवर हो जाए, तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंडीशन एंड वारंटी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 of the Sale of Goods Act, a condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to create the contract as repudiated, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन के मतलब जो है ना, मैं सिर्फ आपको दो लफ्ज़ों में दो लफ्ज़ याद करने को कहूँगा, कि अगर आपको ये दो लफ्ज़ याद हो तो कंडीशन आपके समझ में आ जाएगा। सिर्फ दो लफ्ज़, स्टिपुलेशन और इसेंशियल। कंडीशन क्या है? एक कंडीशन है जी स्टिपुलेशन इसेंशियल। इसका मतलब क्या होता है? लाजमी जुज या लाजमी हिस्सा। अ कंडीशन इज स्टिपुलेशन इसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन क्या होता है? लाजमी हिस्सा होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का। स्टिपुलेशन इसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है? ये एक लाजमी हिस्सा होता है, और the breach of which gives rise to a right to create the contract as repudiated, और जिसका टूट जाना कॉन्ट्रैक्ट का टूट जाना समझा जाता है, ठीक है ना। यानी कंडीशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का लाजमी हिस्सा होता है, और अगर कंडीशन टूट जाए तो पूरा मुआहदा टूट जाता है, ठीक है जी। अगर कंडीशन टूट जाए तो पूरा मुआहदा टूट जाता है, ठीक है ना।
चलिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और हमने एक सवाल किया है, उसका जवाब दे रहा चलो, आप लोग सब भी सुने। हफ्सा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ही होंगे ना, मतलब मैं कल जाऊंगा इंशाल्लाह, कल नहीं तो परसों तो मैं जाऊंगा ही ना, बल्कि परसों तो हमारी मुलाकात होगी ना, आप लोगों को 7:30 बजे बुलाया है ना कोचिंग वालों ने, आप आई होप कि आपको पता है कि परसों 7:30 से 9 हमारी क्लास है, और वेडनेसडे को, ठीक है ना, तो आपने आना है। फिलहाल आप 7:30 बजे आएंगे, उसके बाद जो है वो थोड़ा टाइम मैं पहले करूँगा, आपका 7 बजे हो जाएगा बाद में, 7 से 7:30 हम एक टेस्ट का टाइम रखेंगे, और क्योंकि सब्जेक्ट आपके ज़्यादा हैं, ठीक है ना, बाकी बातें मैं आपको आमने सामने यहाँ बताऊँगा। अरहम के सवाल का जवाब देता चलूँ कि अरहम भाई ने सवाल किया है कि व्हाट डू यू नो अबाउट कैपेसिटी ऑफ पार्टीज अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इसका जवाब ये है कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के बारे में जब पूछा जाएगा तो उसमें माइनर भी हिस्सा हुआ। इन्होंने सवाल किया कि क्या माइनर वाला सवाल है, इसका जवाब ये है कि सिर्फ माइनर इसका जवाब नहीं है, माइनर भी आएगा, अनसाउंड माइंड भी आएगा, ठीक है ना, डिसक्वालीफाइड पर्सन भी आएगा, तो इसके अंदर बहुत सारी हेडिंग्स होती हैं। अच्छा, टेस्ट अभी कोई नहीं है, मैं आऊँगा वहीं टेस्ट दूंगा ही ना, आप फिलहाल सब्र से काम लें। अच्छा, कीपिंग इन व्यू द डेफिनेशन ऑफ द कंडीशन एंड वारंटी, इट इज क्लियर दैट कंडीशन इज द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच गोज रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अभी तो वारंटी की डेफिनेशन ही बताई। वारंटी की डेफिनेशन ये देखें, मैं वारंटी की भी डेफिनेशन पहले हाईलाइट कर दूं। अच्छा, कंडीशन में स्टिपुलेशन स्टिपुलेशन एसेंशियल है, और वारंटी के अंदर स्टिपुलेशन कोलैटरल है। तो एक एसेंशियल है और एक क्या है, कोलैटरल। गुलशन वाली टाइमिंग में बता चुका हूँ, गुलशन की भी और वहाँ की भी। गुलशन में मैं आऊँगा इतवार को 1:30 बजे, और पता नहीं 1-1:30 बजे ऐसी कुछ होगा, और वाटरमेलन में मैं आऊँगा अल्लाह भला करे कोई 12 बजे, सही है, और नाजनाबाद में 10 बजे, जौहर में 3 बजे, ठीक है ना, तो मतलब फिर घूमना ही घूमना है पूरा कराची। चले आगे बढ़ते हैं। वारंटी इज स्टिपुलेशन कोलेटरल। स्टिपुलेशन कोलेटरल क्या होता है कि लाजमी हिस्सा नहीं है लेकिन हिस्सा है, यानी कि इसके टूट जाने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटेगा। इसेंशियल लाजमी चीज़ होगी तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, लेकिन अगर कोई चीज़ लाजमी हिस्सा नहीं है तो वो टूटेगा नहीं। सही है जी। चलिए, वारंटी क्या होती है, वारंटी इसलिए दी जाती है कि सेल बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, वारंटी क्यों दी जाती है, वारंटी सेल बढ़ाने के लिए दी जाती है। मुनीब भाई आप भी आ गए, मुनीब भाई अस्सलाम वालेकुम।
मुनी भाई, आपकी शरीफाबाद पे क्या जो क्लास होगी वो सर हामिद ही बिजनेस लॉ पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं मज़ीद क्लासेस लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, वक्त ख़त्म हो चुका है, इसलिए सर हामिद ही आपको बिजनेस लॉ पढ़ाएंगे। ठीक है ना। बस मैं कंडीशन, क्योंकि मज़ीद डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आमने सामने आकर ही अभी ये पढ़ाऊँ, क्योंकि अगर मैं शुरू करूँगा दोबारा से रिपीट तो करना ही पड़ेगा क्लास में। ठीक है ना। तो ये बात जहन में रखिएगा। इसी बात से अगली क्लास में जब हमारी आमने सामने मुलाकात होगी तो आपको मैं पढ़ाऊँगा कि कंडीशन क्या है। कंडीशन एक कॉन्ट्रैक्ट का लाजमी हिस्सा होता है। ठीक है ना। कंडीशन एक कॉन्ट्रैक्ट का लाजमी हिस्सा होता है। अगर कंडीशन टूट जाए तो मुआहदा भी टूट जाता है। वारंटी कॉन्ट्रैक्ट का लाजमी हिस्सा नहीं होता। अगर वारंटी टूट जाए तो भी कॉन्ट्रैक्ट बाकी रहता है। ठीक है ना। वारंटी टूटने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट बाकी रहता है। सही है जी। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। आज मैं यहीं तक रखूंगा। अब कोई सवाल अगर आपका है तो फिर मुझसे कोई